नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस बार बार आप लोग देखोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को आज हम लोग देखेंगे और सुधारेंगे। कैसे हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी भाई सभी लोग ज्वाइन करिए और फिर उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से पहले ही डिस्कस किए थे भाई एसएससी जीडी में या जो लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। कोई टॉपिक आप लोगों को डाउट है वो पूरा टॉपिक भी हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। बाकी डेली क्वेश्चंस आप लोगों को मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्दी ही हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएससी जीडी का मॉडल पेपर और जो है प्रीवियस सेट एक साथ कंबाइन करके कंप्लीट डिस्कशन का मतलब वो हुआ कि उसमें एलआर भी रहेगा, मतलब रीजनिंग भी रहेगी और मैथ्स भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। जो लोग हिंदी पर में एग्जाम देंगे वो हिंदी भी रहेगा और उसके बाद जीएस वाले पोर्शन को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। वो लास्ट के जल्दी से आप लोग फॉर्म में भर देंगे। उसके बाद ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अगर वो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी जीडी में टफ नहीं आते। एसएससी जीडी में आपको सारे टॉपिक्स एक बार रिकॉल करने की जरूरत है और उस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, वो सॉल्व कर लेते हैं, सफिशियंट है। तो चलिए भाई बिना डिले किए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आप लोग देखे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हाँ, ट्राई टू सॉल्व। कह द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना मतलब किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 420 है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, उसी धनराशि पर साधारण ब्याज डबल ऑफ द टाइम, दोगुने समय के लिए। यानी पहले समय क्या था, 2 साल था, अब डबल समय का मतलब 4 साल हो गया ना। देखो दोगुने समय का मतलब 4 साल। एंड हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साधारण में हाफ ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब पहले जो भी 10% रहा होगा अब आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5% हुआ। बात तो बराबर हुई भाई, यानी रेट को हाफ कर दिया, टाइम को डबल कर दिया, तो रेट में कोई चेंज नहीं होगा, वही है। जल्दी आप लोग बताइएगा, एक लाइन का आंसर भाई। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नेचर से सॉल्व करेगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया है। आप लोग लेट करोगे प्रिंसिपल कितना, मान लो 100% प्रिंसिपल लेट करते थे, और 100% हम इसलिए लेट कर रहे हैं भाई ना क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि ये आसान है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत इजी है। अगर प्रिंसिपल 10% मान लोगे तो पहले साल यानी 10% मूलधन पर जो इमेजिन करेंगे 10% होगा। 10% पर अगेन 10% यानी 1% हुआ ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। पास्कल नियम आप लोग लिखे थे ना भाई, 10 दुनाई 20, ये ओरली कर सकते थे, 1 कर सकते थे, यानी टोटल ऐड करोगे 21% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और चाहे नेट चेंज भी लगा देते थे ना, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल में 10% है, तो 10 + 10 10 × 10, पहले साल 10, दूसरे साल 10, फिर 10% पर 10% एक साल का इंटरेस्ट 21% डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये आप लोग पहले भी कंफर्म किए थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की जगह पर 16 से 2/3 होता तो प्रिंसिपल मानते, उनके बिहार पर 2 साल का CISI या CISI का अंतर या अमाउंट सब जज कर लोगे, फिर बताओगे। फिलहाल 21%, 100 मूलधन मानेंगे, 21% हमारा ब्याज होगा। हमें निकालना क्या है भाई चलो फिलहाल ये देखेंगे। 100 पर 21% की वैल्यू दिया भाई, कितना, 420 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 1 की वैल्यू 20। निकालना क्या है भाई, हमें साधारण ब्याज निकालना है। मनी वही है, उसी मनी पर दोगुने समय में भाई, इस मनी पर 4 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल में 5%, 4 साल में 20% है कि नहीं। 1 साल में 4 साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 1 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 5 साल में कितना होगा। आप कहोगे सर 5 साल में 4 पंचे 20% होगा सर, तो 20% होगा, यानी मनी का 20% निकाल लो, है कि नहीं। हमें ब्याज ही तो कहता है, 1 की वैल्यू 20 हुआ सर, 20% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 20 × 20 यानी 400, तो 400 रुपए साधारण ब्याज होगा। दिस आंसर। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। तो एक बार प्रिंसिपल मान लोगे, उसी पर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाला, उसी मनी पर रेट को हाफ कर दें, टाइम डबल कर दें, तो आप लोगों ने साधारण ब्याज निकाला है। तो जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू इक्वेट करो, जो फाइंड करना है मल्टीप्लाई कर दो। एक लाइन का आंसर था ये, तो हमने बेसिक बताने में इतना टाइम लगा दिया, अदरवाइज एक लाइन में आप लोग बता सकते थे ओरली। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10
ध्यान से पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर एसएससी जीडी की हम बात करें बहुत बार आते हैं। क्या कह रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस समझिए ध्यान से। द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ ट्रेन इज 7 मीटर इन सर्कमफ्रेंस। भाई जो इंजन का व्हील है ट्रेन का, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ भाई, एक जो है व्हील एक चारों तरफ जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो सर्कमफ्रेंस होता है। ही मेक 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकंड, यानी 5 बार चक्कर लगाती 2 सेकंड में। परिधि 7 मीटर है, ट्रेन 5 बार चक्कर लगा देती है 2 सेकंड में, तो आपको बताना उसकी गति। तो बिल्कुल आसान सा भाई, हमें पता 5 बार चक्कर ट्रेन लगाती है 2 सेकंड में। भाई ट्रेन की परिधि सर्कमफ्रेंस 7 मीटर है, तो परिधि का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी ही परिधि होती है ना, और परिधि 2πr होता है। अगर रेडियस दिया होता तो भी परिधि निकाल लेते, लेकिन वो डायरेक्ट परिधि दे दिया तो और आसान कर दिया क्वेश्चन को कि भाई एक चक्कर में चली गई दूरी 7 मीटर है, तो 5 चक्कर में चली गई दूरी ये तो डिस्टेंस हो गया, और डिवाइड बाई टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा समय, ये चाल हो गया। लेकिन मीटर पर सेकंड में चाल हुई, और इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5 से गुणा करते हो ना भाई, बिल्कुल गुणा करते हैं। ये हम लोगों ने स्पीड टाइम डिस्टेंस में या ट्रेन बोट रिसीव में सब में पढ़ा है, बस सॉल्व कर दीजिए आप लोग, देखो इतना आसानी सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 18, 9 7 63, यानी 63 किलोमीटर पर आवर किसकी है, ट्रेन की चाल है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, बस आप लोगों को समझना, इतना आसान था। हाँ थोड़ा और लेंदी तब होता जब ये कहता कि भाई ट्रेन का रेडियस दिया है, ट्रेन के व्हील का, ट्रेन का नहीं भाई, ट्रेन के पहिए का रेडियस यानी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया, और अब कहता कि भाई 5 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है, तो त्रिज्या से आप लोगों को सर्कमफ्रेंस निकालना होता। सर्कमफ्रेंस का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी निकलता। अब एक चक्कर में चली गई दूरी निकलता भाई, तो 5 में उसका 5 गुना, तब एक और स्टेप बढ़ जाता, लेकिन और आसान कर दिया है। वेरी गुड, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलो इसको बताओ, ये बहुत बार आप लोग ट्रेन वाले चैप्टर में सॉल्व कर चुके होंगे। हाँ कहोगे सर अ ट्रेन 150 मीटर लेंथ ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इन व्हाट टाइम कंप्लीटली क्रॉस मैन हु इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड भाई, एक ट्रेन है, ट्रेन बहुत छोटी ट्रेन है भाई, 150 मीटर है, और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन से एक व्यक्ति आ रहा है, हाँ व्यक्ति आ रहा है, लेकिन इसकी चाल भी दिया है भाई, व्यक्ति दौड़ेगा जरूर। दौड़ किस स्पीड से रहा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ रहा है। तो कह रहा है व्यक्ति को कितने समय में कंप्लीटली पार कर देगी। तो याद करिए भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ये तो कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक ट्रेन जब किसी मतलब ऑब्जर्वर जब कोई व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति ऑब्जर्वर का मतलब हुआ कि भाई व्यक्ति की चौड़ाई होती नहीं है, तो एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो दूरी कितना जाती भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई। स्पीड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, ये आप लोग लिखे थे ना। अच्छा, और टाइम क्या होगा भाई, टाइम का फॉर्मूला भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी निकालोगे या टाइम जितना टाइम लगेगा ना, रिलेट कर लोगे। तो एक लाइन का आंसर है। आप कहोगे सर हमें निकालना है कितने टाइम में कंप्लीटली पार कर देगी, तो दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई, अपोजिट डायरेक्शन में 50 किसकी स्पीड है यानी ट्रेन की, और 10 व्यक्ति की, जुड़ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम स्पेशली दिया सेकंड में बताना भाई, तो टाइम सेकंड के लिए डिस्टेंस तो मीटर में है यानी ट्रेन की लंबाई है, और ये मीटर पर सेकंड में होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा। बता दोगे भाई, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कैंसिल हुआ, तो ये 6 त्रिक 18 हुआ ना, 3 ऊपर जाएगा, 5 3 15, तो 3 त्रिक 9 यानी 9 सेकंड भाई, 9 सेकंड है बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, बस आप लोगों को समझना है। इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन था ही नहीं माइंड में। देखो अब ये इन्हीं सब क्वेश्चन में टाइम सेव करने वाला होता है। तुरंत जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा ट्रेन वाला, तुरंत कहेंगे सर अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने आता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आता है, तो उसको क्रॉस करने में ट्रेन अपनी लंबाई बराबर दूरी यानी 150 मीटर, और दोनों की चालें जुड़ जाएगी, 50 + 10 60 यानी 60 किलोमीटर है सर, 5/18 से मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये ऊपर चला गया, ये कैंसिल हुआ, 6 त्रिक 18 हुआ, और 5 से 15, 3 त्रिक 9 सेकंड, यानी विद इन आप लोग 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ओके वेरी गुड, चलो इसको बताओ, ध्यान से पढ़िएगा इसको। हिंदी इंग्लिश ज्यादातर देखो, फोकस करिएगा इंग्लिश में, क्योंकि होता क्या ना भाई, हम क्वेश्चन इंग्लिश में बनाते हैं
और जब गूगल से ट्रांसलेट करते ना, गूगल कहीं ना कहीं अर्थ का अर्थ बना देता कभी कभी क्वेश्चंस में। तो और एग्जाम में भी देखोगे हमेशा जो है इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन सही माना जाता है। जिस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको डाउट हो तो एक बार उसे इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो। हमें पता भाई ठीक है प्रैक्टिस आपकी हिंदी में है, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं, हमें पता है। A man can row certain distance downstream in 4 hours and return in the same distance 7 hours। मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में एक दूरी को 4 घंटे में जाता है और वही दूरी 7 घंटे में वापस आता। ये तो कंफर्म है भाई। एक दूरी मान लो आप लोग माइंड में समझने के लिए कितनी बार सॉल्व करा चुके होंगे, लेकिन फिलहाल देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में ना, और आप लोगों को तुरंत कंफर्म, डाउन स्ट्रीम का मतलब शांत जल में और धारा की चाल जुड़ी हुई होगी ना। और अप स्ट्रीम में 7 यानी अप स्ट्रीम में जो है 7 घंटे में वापस आता है। और ये भी पता अप स्ट्रीम में शांत जल में धारा की चाल घटी हुई होती है। ये तो आप लोगों के माइंड में है क्योंकि बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। बताओ इनमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। अब क्या कहा जा रहा है, इफ द स्टीम फ्लो एट द रेट ऑफ 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या धारा बहती है, धारा बह रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल बताओ। एक चीज याद रखो आप लोग, अगर दूरी बराबर है आप लोगों को बहुत बार समझाओगे ना, अगर डिस्टेंस फिक्स है यानी यहां से यहां तक दूरी जाना है तो स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी S1 S2 इक्वल टू क्या होगा, T2 T1 होगा। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं जो टाइम का रेशियो दिया होगा उल्टा चाल बनेगा, जो चाल दिया होगा उल्टा समय बनेगा। आप लोग ये कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा। ये कह सकते हैं कि भाई डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम 4 घंटे लगे और अप स्ट्रीम में 7 घंटे लगे, यानी जाने और आने में, ध्यान समझिएगा, जाने और आने में जो समय है ना, वो समय का अगर रेशियो दिया तो उल्टा जाने और आने में स्पीड का रेशियो, यानी हम डायरेक्टली अप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल सकते हैं। 4 घंटे और 7 घंटे का कोई कटेगा ही नहीं, यानी उल्टा हो जाएगा 7 और कितना 4। ये क्या है भाई, आप कहोगे 4 और 7 समय का रेशियो था एक निश्चित दूरी जाने में, तो उल्टा 7 और 4 क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, जब दूरी फिक्स होगा ना, जो चाल जैसे 4 घंटे और 7 घंटे दिया है तो 4 और 7 क्या टाइम दिया, तो उल्टा 7 और 4 स्पीड हो जाएगा। चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, तो भाई समय का उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल यानी अगल बगल उल्टा हो जाएगा, ये समझिए। तो जब डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो आ गया तो भाई शांत जल में भी चाल का रेशियो निकाल सकते हो। शांत जल में क्या था, जाने में प्लस आने में डिवाइड बाई 2 शांत जल में चाल होता है। ये रेशियो अपने आप बता सकते हैं। जैसे ए और बी का इनकम दिया है, इनकम का रेशियो, तो ए और बी की इनकम का प्लस आप लोग अपने आप कर सकते हो, वैसे ये भी है। अच्छा, स्पीड ऑफ स्टीम का मतलब वाई की वैल्यू इसके बिहाफ पर 7 - 4 डिवाइड बाई 2। ये तो कहने का मतलब जाने और आने में चाल का अनुपात दिया है, तो शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात पता है। अब पता है, कोई ध्यान में दो क्या दिया भाई, 7 - 4 डिवाइड बाई 2 यानी 3/2, 3/2 ये भी बोल सकते हो ना। 3/2 रेशियो की वैल्यू 3.5, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में रहने दो, 3 × 6 7/2 किलोमीटर। एक रेशियो की वैल्यू भाई 7/2 है, उल्टा हो जाएगा 2/3, 7/3। एक रेशियो की वैल्यू 7/3 किलोमीटर, जो चाहिए निकाल लो। स्टिल वाटर में तो 7 × 4 11/2 है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। तो ये तो हो गया यहाँ पे जो दिया था, यानी इसकी वैल्यू दिया है तो ये दिया, यानी ये 3/2 की वैल्यू दिया है, तो आप लोग एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे, सबके लिए सही है तो सही कर दो भाई ना। एक्स कितना है, शांत जल में कितना है, 7 × 4 11/2, 11/2। एक रेशियो की वैल्यू 7/3, तो 11/2 की वैल्यू 7/3 ना, 7/3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा भाई, 11 से 77/6, 6 है नीचे कहीं, हाँ शायद ये होगा। 77/6 का मतलब 6 × 6, 6 × 2 = 12, 5/6 किलोमीटर, यानी 12 से ही 5/6 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये कुछ लोगों को लग रहा होगा सर टफ हो गया, टफ बिल्कुल नहीं है। यहां थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है ना कि आप लोग डेसिमल्स के फॉर्म में आंसर बता रहे हो। बाकी देखो टाइम अगर दिया है तुरंत समझ जाओगे, स्पीड दिया है भाई, जाने में 4 घंटे, आने में 7 घंटे, जाहिर सी बात है दूरी बराबर है, जाने में चाल ज्यादा होगी कम समय लगेगा, आने में कम स्पीड होगी ज्यादा समय लगेगा। समय दिया है इसका मतलब चाल दिया है जाने आने में। अब जाने आने में स्पीड का रेशियो दिया है
तो इसका मतलब शांत जल में धारा की चाल का भी रेशियो कंफर्म है। ये क्लियर है आप लोगों को? ये तो कितनी बार बताएंगे इस बोटनी स्ट्रीम में। तो जब ये कंफर्म हो गया ये चारों रेशियो, अब जो भी दिया हो, यानी धारा की चाल दिया है, इसका मतलब 3/2 की वैल्यू दी, एक रेशियो की वैल्यू सबके लिए सही होगी। धारा की दिशा में चाल पूछा जाता तो 7 की वैल्यू यानी डाउन स्ट्रीम में निकालते। धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाता तो 4 की वैल्यू, लेकिन पूछ क्या रहा? शांत जल में, यानी 11/2 की वैल्यू, तो एक रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। एक बार जो समझ जाएंगे इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत करिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं और याद हो तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए होंगे। देखो ध्यान दीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं और आप लोग इसको ओरल बताइएगा। इसी पर बना के देते हैं, आप लोग बताओ। आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत बार ऐसे आता है, कुछ लोग कंफ्यूजन रहता है। एक निश्चित दूरी जाने में एक नाव को, एक निश्चित दूरी जाने में एक नाव को आने की तुलना में 1/3 समय लगता है। एक निश्चित दूरी जाने में एक नाव को आने की तुलना में 1/3 समय लगता है, या हम बोल सकते हैं एक निश्चित दूरी आने में जाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, या 20% ज्यादा समय लगता है, 25% ज्यादा समय लगता है, 4/7 समय लगता है। मतलब ये कह रहे हैं एक निश्चित दूरी बराबर दूरी के लिए जाने में जो समय है आने की तुलना में 1/3। हमेशा अगर दूरी बराबर है तो जाने में हमेशा कम समय लगेगा, आने में ज्यादा लगेगा। तो हम बोल दें कि जाने में की तुलना में आने में 1/3 समय लगता है, यानी आने में 3 लगेगा, जाने में 1 लगेगा। या आप लोग ये भी बोल सकते हो आने में जाने की तुलना में 3 समय लगेगा। तो ये गुने के फॉर्म में बोल दिया जाए, या परसेंटेज में बोल दिया जाए, या रेशियो कॉन्सेप्ट बोल दिया जाए, यानी जाने और आने में हमें समय का रेशियो दिया हो, या वैल्यू के फॉर्म में दे दें कि जाने में भाई 7 घंटे लगते हैं और आने में 21 घंटे लगते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, तब भी रेशियो बना नहीं बना। तो तुरंत आप लोग समझोगे भाई अगर हमें जाने आने में रेशियो दिया है, अब कुछ भी आपसे कह दे, आपसे ये कह दे कि भाई शांत जल में चाल जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, तो शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बताइए, या डाउन स्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस जाना हो तो बताइए कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना भाई, तो अगर दूरी बराबर है तो जो चाल का अनुपात होगा उल्टा, जो समय का अनुपात होगा उल्टा समय का, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड और अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो 3 और 1 हो जाएगा। अब स्पीड अगर पता है तो तुरंत लगे हाथ आपको यह भी पता होना चाहिए भाई शांत जल में और धारा की चाल। तो पता है जाने में और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 3 + 1 2, 3 + 1 4, डिवाइड बाई 2 2, 3 + 1 2 1, यानी रेशियो हो गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दिया तो शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात दिया है। अब हमें क्या दिया है भाई शांत जल में 2 रेशियो की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, तो एक की वैल्यू कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। अब जो भी पूछा जाए धारा की दिशा में 3 की वैल्यू डायरेक्टली निकालो 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये भी बोल दिया था धारा की दिशा में कुछ दूरी जाना है, थोड़ा और टफ बनाता तो क्या फर्क पड़ता, जब दिशा में आ गया मतलब रेशियो में आ गया तो आगे दूरी से भी इसको रिलेट कर सकते हो। ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसको बताइए भाई, ध्यान से पढ़िए। देखो बेलन का नाम लेते ही माइंड में फॉर्मूले जरूर कंफर्म होना चाहिए। हम एसएससी जीडी और पुलिस में श्योर हैं कि भाई यहां जो क्वेश्चन बनेगा ना वो सारे फॉर्मूले से बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो है बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, उसके अंदर ट्रायंगल पूछेगा या जो है सर्कल दे देगा, तो वो सब नहीं, आसान क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा बेलन की अगर आप बात करेंगे, बेलन दिस ना, एक बार रिकॉल कर लीजिए फॉर्मूले। ये ना, ये बेलन हुआ, ये इसकी रेडियस हुआ, ये इसकी ऊंचाई हुआ। आपसे बोल दिया जाए भाई सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, आप कहोगे बेस एरिया इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट यानी h होगा ना। इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब अगर हम ये जो है पेन जो है ना बेलनाकार मान लें तो ये इसकी बात करें, बेस को छोड़कर इसका एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी पेरीमीटर सर्कुलर है, सर्कुलर ही बेलन का होता है, इसलिए सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r और हाइट h। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट मानो या फॉर्मूला रटना हो तो ऐसे कर लो। टोटल सरफेस एरिया आपको पता होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया
तो टोटल सरफेस एरिया में ये बेस ये रहता ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहता ही रहता, बाकी ये जो है दोनों सर्कल का जो एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है। मतलब ये 2 पाई आर एच रहेगा और प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर ये और ऐड हो जाएगा। मतलब फाइनली जो लोग समझते हैं, जो अप्लाई करते हैं ये ना, आई होप सबको पता होगा, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब आप लोग क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया। पूछा क्या जा रहा भाई, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 मीटर है, हाइट कितना दिया है 21 मीटर। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे देखो, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। देख कभी कभी डायमीटर भी दे देगा, बोल देगा कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर दिया होगा तुरंत समझ जाओगा भाई इसका रेडियस पहले निकालेंगे फिर आगे बता जो भी सॉल्व करना सॉल्व करेंगे। चलो देखो तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात की, पहले आयतन बताना फिर इतना, तो दोनों चीजें बताना। चलो दोनों फॉर्मूले रट जाएंगे आपके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला भाई ये पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू देखो वैल्यू में दिया है तो डेफिनेट क्या होगा पाई की वैल्यू में दिया तो डेफिनेट जो है दिस आंसर, यहां से पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 5 × 5, एच का मतलब 21, सॉल्व कर देगा 7 3 21, तो कहीं 5 3 15 और 22 5 110, 110 × 15, जैसा इजी लगे वैसा सॉल्व करो। ये 5 हुआ 5 1 6 165 मीटर क्यूबिक मीटर ना, कहीं है यानी पहला ही है भाई, जब पहला है बाकी है नहीं तो इसका मतलब ये भी दूसरा भी वही होगा, तो अपने आप पेयर सही होगा, लेकिन चाहो तो निकाल सकते हो। तो क्या करोगे भाई सरफेस एरिया ना 2 पाई आर एच, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब भाई 5 और एच का मतलब 21, वही तो आएगा देखो ना, 7 21 हुआ, 3 5 15 और 44, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 3 63, इतना मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में होगा, यानी बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को जैसे हिट एंड ट्रायल चेक करना, मान लो बहुत टाइम गलती से टाइम कम लग गया, लास्ट के 10 सेकंड है, आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, जहां भी ध्यान दीजिएगा, जिस भी वॉल्यूम में यानी बेलन की बात करेंगे 3D डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में जहां जिसका फॉर्मूला पाई के साथ यूज होता है, जैसे इसमें बेलन में सब यूज होते हैं, चाहे आप सरफेस एरिया की बात करो, टोटल सरफेस एरिया की बात करो, या जो है वॉल्यूम की बात करो, या कोन की बात करो ना, कोन में भी सारे यूज होते हैं, या आप लोग जो है सबकी बात करो, मतलब जिसमें पाई 3D वाले में सिर्फ जो है किसमें यूज नहीं होते हैं, क्यूबाइड को छोड़ के बाकी सब में पाई यूज होते हैं भाई। अगर इन सबको छोड़ दें, जहां पाई खासकर बेलन की बात करें, ऑप्शन को 11 से डिवाइड करो, जो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वो आंसर डेफिनेट होगा, मतलब वॉल्यूम चाहे, मतलब अगर हिट एंड ट्रायल तुक्का मारना, तो हम ये नहीं करें हमेशा अप्लाई करिएगा भाई, हमेशा अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। कैसे, क्योंकि होगा क्या, कभी कभी दो ऑप्शन अगर डिविजिबल हो गए तो कहोगे सर वो तो गलत हो गया, गलत होगा भाई। हम ये तब के लिए कह रहे हैं कि जब आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगाना करो या मरो की स्थिति है, तब 11 से डिवाइड करके देख लो, जैसे इसमें था ना 11 से, देखो 11 कम 11 55 कट रहा है, लगा दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो 11 से कटेगा ये तो होगा ही नहीं, 11 ये होगा ही नहीं, ये 11 से कटेगा नहीं, होगा ही नहीं, ये 11 से होगा ही नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां तो बहुत अच्छा हो गया, पहले ही ऑप्शन कट रहा, तो बिना सॉल्व किए अगर आप लोगों को तुक्का लगाना है जिसमें भी पाई वर्ड यूज आएगा होगा लेकिन भाई हम ये नहीं कह रहे तुक्का हमेशा लगाइएगा ना ना, क्योंकि अभी तो मान लो एग्जामिनर समझदार था, प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है, पहले समझदार नहीं था, पहले ऐसे दे दिया, लेकिन अब वाले एग्जामिनर बहुत समझदार होंगे जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो जान के सभी ऑप्शन में 11 से डिविजिबिलिटी वाला देंगे, मिनिमम 2 से 3 ऑप्शन में देंगे ही देंगे। क्या कह रहे हैं भाई, 3D में जो भी ऑप्शन को जो 11 से डिविजिबल हो वो आंसर होगा, चाहे आप लोग वॉल्यूम की बात करो, सरफेस एरिया की बात करो, टोटल सरफेस एरिया की बात करो, ठीक है ना, इस सब में अप्लाई होगा लेकिन कहां, जब सीरियस कंडीशन, तब हमेशा मत लगाइएगा, चेक कर सकते हैं सब में। 11 इसलिए कह रहे हैं ना 22/7 है, या तो इससे या पाई, जहां पाई की वैल्यू जो रखोगे तब भी आ जाएगा। चलो फिलहाल इतना, कोई बात नहीं, कहोगे सर ज्यादा बता देंगे तो आप लोग उसी से अप्लाई करने लगोगे, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला जरूरी भाई चलो इसको बताओगे। A and B started a business with initial investment of 3:5। ए और बी ने
3:5 के रेशियो में बिजनेस स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ ईयर देयर प्रॉफिट वर इन द रेशियो ऑफ 1:3। उनका प्रॉफिट 1:3 के अनुपात में हुआ भाई, वेरी गुड। अगर ए जो है 5 महीने के लगाया, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी इन्वेस्ट फॉर द ईयर। एकदम आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने देखा ना, एसएससी जीडी हुआ, पहले बहुत आते थे, अब हो सकता चेंज करके कुछ और इसमें लाएं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स ना हमेशा जो है पार्टनरशिप वाले एक क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग देखो, दो लोग अगर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ए ने जितना मनी जितने समय के लिए लगाया और बी ने जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए लगाया, और वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। अब हम ए और बी का मतलब 2 पर्सन की बात करें, चाहे राम श्याम बोल दें हैं और रोहन दिलीप बोल दें, मतलब 2 व्यक्ति जितना अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग समय के लिए लगाएंगे, तो पहले व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दूसरे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, ये कंफर्म है। तो भाई इसमें बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कैपिटल पहले का दे देगा, टाइम दे देगा, दूसरे का टाइम दे देगा, कैपिटल पूछेगा, कभी एक का प्रॉफिट दिया होगा, दूसरे का प्रॉफिट पूछे। नहीं, इस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, एक लाइन बता दोगे। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, तो ए और बी 2 लोग इन्वेस्टमेंट, ए का 3 और बी का 5। देखो C1 C2 दिया है, कह रहा ए फॉर 5 मंथ्स के लिए, बी का नहीं पता, बी फॉर T2 मंथ्स के लिए, और इनके प्रॉफिट का रेशियो 1:3। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। ए और बी का, ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, 1/3। रेशियो में दिया हो या वैल्यू में दिया हो, क्या फर्क पड़ता है, बता दोगे आप लोग। देखो 5 कैंसिल हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर आ गया। T2 इक्वल टू कितना हुआ, 9 मंथ्स। मंथ्स में है तो मंथ्स में ये आंसर आएगा भाई, 9 मंथ्स यानी आंसर। तो T2 का मतलब बी 9 महीने के लिए भाई बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, चलो इसको बताओगे, ध्यान से समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये जो है, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते भाई। देखो क्या, सुनील डिसाइडेड टू डोनेट 10% ऑफ सैलरी। सुनील ने भैया अपनी सैलरी का 10% कहा हम दान दे देंगे, डोनेट कर देंगे, बड़ा जिगरा वाला है। ऑन वन डे डोनेटेड चेंज इन माइंड। जिस दिन डोनेट करना था उसका माइंड चेंज हुआ, जिगरा वाला तो था लेकिन माइंड चेंज किया, कह रहा भाई हम 1050 रुपए ही डोनेट करेंगे, विच वॉज 7/10 ऑफ द वॉट ही हैड डिसाइडेड टू डोनेट अर्लियर। मतलब जो पहले उसने डिसाइड किया था कि भाई हम 10% डोनेट करेंगे, उतना नहीं किया, उसका 7/10 डोनेट किया, और डोनेट किया 1050 रुपए। आपको बताना हाउ मच ही सुनील सैलरी, सुनील की सैलरी क्या थी, एक लाइन का आंसर है भाई। ये हमने कहा नहीं, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे। सुनील ने अपनी सैलरी का 10% दान करने का फैसला लिया, चाहे एक्स में बनाओ चाहे परसेंटेज बनाओ, और ऐसे क्वेश्चन जब आसान होंगे परसेंटेज में करोगे। समझ में आ गया क्वेश्चन ना? एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन आप लोग के माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए, तभी आप लोग समझिए कि हम एग्जाम देने लायक हो गए हैं, हम जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लायक हो गए हैं। देखो कहोगे भैया सुनील जो है, सुनील की टोटल सैलरी अगर 100% मान लें, ये टोटल सैलरी था ना, टोटल सैलरी, ये अपनी सैलरी का 10%, 100 का 10% दान पहले डिसाइड किया, लेकिन कह रहा जिस दिन जो है दान देने की बारी आई उसने माइंड चेंज कर दिया। क्या चेंज करके क्या किया? कहा भाई जो डिसाइड किया था इसका 7/10 ही जो है उसने दान दिया। तो 10% का 7/10 यानी 7% दान दिया। पहले 10 डिसाइड किया था, अब 7% दान दिया, और जो दान दिया वैल्यू में दिया है 1050 रुपए। इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो 7% की वैल्यू भाई, 1% की वैल्यू कितना हुआ, 7 × 7 150, 15 × 7 105, यानी 1% की वैल्यू 150 हुआ। अब आपको जो भी कहा जाए निकाल सकते हो। फाइनली क्या निकालना भाई, उसकी सैलरी निकालनी है। आप कहोगे सर 100% की वैल्यू निकालना, तो 100 निकाल लो। तो भाई 150 में 100 से गुणा कर दो, मतलब ओरल बता सकते थे सर 15,000 रुपए जो है उसकी सैलरी थी भाई। लेकिन ये भी है, बात है 15,000 में अगर 1,000 रुपए, 1,050 रुपए दान भी कर रहा, बड़ी बात है। पहले तो सीधे सीधे 1500 दान का सोचा था, लेकिन 1050 ही किया, 450 कम किया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते थे। कहता भाई कि बताइए पहले जो दान कर रहा था वो कितना अमाउंट है, तो 7 की वैल्यू दिया, 10% की वैल्यू यानी 1500, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसने सैलरी पूछा तो कोई बात नहीं। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, डाउट मत करिएगा, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसको बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है भाई। ये क्वेश्चन लास्ट में 2 लोग दिए हैं और बात 3 की जा रही है।
देखते ही अभी क्वेश्चन जैसे देखे लास्ट में हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अभी क्वेश्चन को बना के उसको बताएंगे, फिलहाल ये गलत है। चलो इसको बताओ, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित वस्तु पर 20%, हाँ ध्यान से पढ़िएगा। A profit 20% earned on a certain article when discount 16% allowed। मतलब जब 16% डिस्काउंट देते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता। ध्यान से पढ़िए, समझिए भाई। What profit percentage will earn when discount 10% allowed on mark price। जब भाई 10% डिस्काउंट दे तब प्रॉफिट क्या होगा। यानी एक बार आर्टिकल का हमें पता होना चाहिए। देखो भाई, एक बार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल मार्क प्राइस हुआ, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर हमें ये पता होगा भाई एक आर्टिकल का एमआरपी है, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, अब अगर हम बार बार डिस्काउंट को चेंज करेंगे तो कोई इशू नहीं, उसी से कर दीजिएगा। पहला केस पढ़िए जो एक्चुअल केस है। भाई 16% डिस्काउंट देता है तो 20% प्रॉफिट होता है। तो भाई इसका मतलब हुआ कि एक आर्टिकल का 100 रुपये मार्क प्राइस है, परसेंट मानो या एक्स मानो। 16% डिस्काउंट दिया तो आप बताओ 16 डिस्काउंट दिया कितने में बेचा, तो यानी 16 डिस्काउंट कर देगा भाई, 100 में से 16 कम कर दोगे, 84 रुपए में बेच दिया, 84%। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। 100 मार्क प्राइस था, 16% डिस्काउंट देगा, 84 में बेच देगा। क्या कह रहा है? 84 में बेचा, 20% का प्रॉफिट हुआ। मतलब जो 84 में बेचा है वो 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो खरीदा कितने में है बता सकते नहीं भाई। अगर हम बोल दें किसी वस्तु को 84 में बेच रहे हैं और 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, खरीदेंगे कितने में, तो 20% लाभ का मतलब ये भी आप लोग पढ़े थे ना, 1/5। तो 5 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट होगा, 6 में बेचेंगे। मतलब अगर हमें इसी को जो ये हमने लेट किया ना, इसी को परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसके फॉर्म में लाना, सीपी के फॉर्म में लाना है। कहोगे सर ये 6 की वैल्यू है, हम 5 निकालना है, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 1 6 2 12, तो 12 पंचे 60, नहीं 6 एकम 6 2 6 चौक 24, 14 हो गया, 14 पंचे 70। ध्यान दीजिएगा 70 रुपए में खरीदेगा। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं ना कि 84 रुपए में बेचा, 84 में बेचा और 20% का प्रॉफिट। कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, 20% का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा कितने में होगा, तो आप लोग यही कहोगे ना जो खरीदा होगा उससे 20% बढ़ाकर बेचा होगा, यानी 120/100 बराबर इतना, यानी सीपी का 120/100 बराबर इतना, यानी 6/5 बराबर इतना। बात तो वही है ना, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 84 इंटू कितना 5/6 हुआ कि नहीं हुआ। चाहे 20% का मतलब 1/5, 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 6 में बेच दिया। तो भाई सेलिंग प्राइस 6 की वैल्यू दिया, 5 निकाल लो, डायरेक्ट आ जाएगा कि यहां से 14 और 14 पंचे 70 आ गया। समझ में आ गया होगा इतना। मतलब एक बार हमें पता है आर्टिकल का सीपी 70 रुपए था, खरीदते 70 में है, 16% डिस्काउंट पर बेचते हैं 84 में, तो उसका एमआरपी 100 रुपए। अब कंडीशनली इसी पर कंडीशन लगाना, कह रहा है जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट जाती। भाई पहले तो 16% छूट दिया था तो प्रॉफिट हमें पता जो भी हो रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि अब 10% डिस्काउंट दे। आप बताओ कंडीशन ये है कि भाई 100 एमआरपी 10 डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे भाई, 90 में बेचेंगे। क्या कॉस्ट प्राइस कभी चेंज होगा? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कभी चेंज नहीं होता है भाई। अगर ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम में सेल करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। जैसे पहले 84 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट 20% का था, अब कह रहा 70 वाले को 90 में बेचें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा सर, प्रॉफिट 20 का होगा, किस पर, 70 पर इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंट चेंज हो जाता है, तो सॉल्व कर लोगे सर। 2/7 का मतलब कितना हुआ, 28 से 4/7, यानी 1/7 की वैल्यू कितना हुआ भाई, 1/7 की वैल्यू 14 होल 2/7, तो 2/7 यानी डबल की वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। इनमें कोई डाउट नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो किसी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए भाई। ये बहुत बार आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में डिस्कस कर चुके हैं। जिनको डाउट हो तो प्रॉफिट लॉस का हमने चैप्टर्स प्रॉपरली बेसिक से बताया है। मतलब आप सीपीएसपी कैसे मानते हो, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट कैसे बनाओगे, या डिस्काउंट से आप लोग कैसे एसपी एमपी में रिलेट करते हो। ओके चलो वेरी गुड। इसको पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दो। कहोगे सर जितेंद्र जी हैं, अच्छा वेरी गुड, जितेंद्र हमारे ऑफिस में भाई। जितेंद्र एज ऑफ 3 टाइम्स सम ऑफ दियर हिज 2 सन्स। मतलब जो जितेंद्र की एज है ना, जितेंद्र की उम्र जो है, दोनों बेटों 3 टाइम्स ऑफ हिज सम ऑफ इतना, तो दोनों बेटों की उम्र का 3 गुना है। अच्छा वेरी गुड भाई, जितेंद्र जी हैं, ठीक है, और जितेंद्र की 2 बेटे सन हैं। जितेंद्र की उम्र जो है दोनों बेटों की उम्र का 3 गुना, सम ऑफ एज ऑफ 3 टाइम्स। जितेंद्र जी अगर x होंगे
जितेंद्र जी के दोनों बेटे एक्स होंगे तो ये 3 गुने होंगे। दोनों बेटों के सम एक्स क्या है, दोनों बेटों का सम है। ध्यान दीजिएगा, दोनों बेटों का सम एक्स है, या कुछ लोग कंफ्यूजन है तो इसको x प्लस एक्स 2x मान लेते हैं, तो फिर उसका डबल करो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कर दें। 3 टाइम्स सम ऑफ देयर सन 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, हिज एज वॉज 6 ईयर लेस देन 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन। तो बेसिक बना लें, क्यों रेशियो बना लें, बेसिक से ही करो। हमें पता भाई दोनों बच्चों की एज का सम x है, दोनों बच्चों की एज का सम x है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग एज नहीं है, सम है। तो योगफल x है, उसका 3 गुना जितेंद्र जी हैं। 2 साल पहले, भाई 2 साल पहले, बिफोर 2 ईयर, आप बताओ बिफोर 2 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, भाई ठीक है जितेंद्र हैं, 3x अभी है, 2 साल पहले इतना होगा, लेकिन उनके दोनों बेटे, 2 साल का मतलब दोनों बेटे 2-2 कम होंगे ना, तो भाई 2 पहला बेटा कम होगा, 2 दूसरा, तो 2 साल पहले उनके बेटे कितने होंगे, तो x दोनों बेटों का सम है, तो 2 साल पहले कितना सम रहा होगा, 4 कम करोगे, 2 पहले के लिए और 2 दूसरे के लिए ना, 2 बेटे हैं इसलिए 4 कम करोगे। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या करा, उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के 4 गुने से, मतलब पुत्रों की आयु के योग का 4 गुना, जो जितेंद्र की आयु है उसके बेटों की आयु के योग का 4 गुना, 4 गुने से 6 कम थी, मतलब इसके 4 गुने से ये 6 कम है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये समझ जाओ, इक्वेशन बनाना सीखो। ही वॉज 6 ईयर लेस देन 2 ईयर अगो हिज एज वॉज 6 ईयर लेस देन 4 टाइम्स एज ऑफ सम ऑफ एज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट, मतलब 2 साल पहले उसकी आयु पुत्रों की योग के 4 गुने से 6 कम थी। 4 गुने से इसका 4 गुना कर दिए, ये जो है 4 गुने से 6 कम थी, ये 6 कम थी, इसमें या तो 6 जोड़ दो, ध्यान दीजिएगा, ये 6 कम थी या 6 जोड़ दो या इसमें 6 घटा दो, क्लियर ना। ये जो है ये इससे अपने पुत्र के 4 गुने से ये 6 कम है, ठीक है, या तो 6 इसमें जोड़ दो या 6 इसमें घटा दो, बात बराबर है। चाहे उसके पुत्रों के सम में 6 घटा दो तो जितेंद्र की आयु जाएगी, और चाहे आप करो कि भाई जितेंद्र की आयु में 6 जोड़ दो तो उसके पुत्र की आयु के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाना सीखिए, भाई 4 गुना ये इसके पुत्र और जितेंद्र, अब सॉल्व कर दो, अब तो डाउट क्लियर हो गया। कहोगे सर 4x माइनस 16 माइनस 6, ये इधर आएगा सर, ये इधर आएगा, ये सब इधर आ जाएगा, ये माइनस 2, 16 और 6 कितना हुआ, 22 हुआ, इधर आएगा -2 यानी 20 हो जाएगा, 20 बराबर कितना x ना, ये 3x इधर आएगा, कितना हुआ x हो गया, ये 22 और -2 कितना हुआ, 22 - 2 आपको पता हो गया 20 हो गया, तो 20x की वैल्यू हो, यानी दोनों बेटों का सम। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जितेंद्र, अब जितेंद्र की प्रेजेंट एज बताओ आप, तो उनके बेटों का सम ये है, तो 20 का 3 गुना कितना, 60 साल, 60 ईयर्स, जितेंद्र 60 साल। बताओ कोई डाउट है कुछ कंफ्यूजन है भाई, बताओ, क्लियर है ना, सही कह रहे हैं कि अच्छा, अच्छा एक चीज और हो सकता है, अच्छा ये 6 कम वाला कंफ्यूजन मत करिएगा, मान लो अगर ये हम तो ऑप्शन में है नहीं दूर दूर तक, ये तो ज्यादा तो नहीं कर रहा, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या करेंगे भाई, 10, तो प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर नहीं सही है, ये सही, कोई गलत नहीं है, जो कह रहा वही हमने किया भाई, तो क्यों कंफ्यूजन करें, नहीं ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज तो ऑप्शन नहीं है ना, वेरी गुड। चलो इसको बताओ, ध्यान से पढ़िएगा, एन अमाउंट ऑफ इतना डिवाइडेड अमंग राजू बाबू एंड श्याम, अच्छा राजू बाबू और श्याम में डिवाइड किया, सच अदिव्य, कैसे डिवाइड किया भाई, ये बोला गया है, जुकाम का मौसम बहुत चल रहा भाई, बोला गया कि दियर शेयर्स रिड्यूस बाय 888 रिस्पेक्टिवली, द रिमाइंडर शैल बी इतना, मतलब जो एक्चुअल शेयर है ना, इतने को डिवाइड करें राजू बाबू और श्याम में, ये ध्यान से पढ़िएगा, बाबू और श्याम में डिवाइड करें, किया उनके हिस्से से इतना 8 रुपए 12 रुपए 16 रुपए कमी हो जाए तो शेष इस अनुपात में होगा, मतलब राजू का हिस्सा जो है, इसका हिस्सा अगर 8 कम कर दो इस हिस्से के अनुपात में होगा, तो फाइंड द शेयर ऑफ बाबू, तो बाबू का शेयर, तो आपको पता है भाई कुल पैसा कितना है, कहोगे सर 6000,
6,996 रुपए इतना बांटना है। किसमें बांटना है भाई? बांटना है राजू में, बाबू में और श्याम में। ये कुल मिलाकर इतना बांटना भाई। और ये कह रहा है कि राजू के शेयर में कमी हो जाए। कितना भाई? देखो, राजू के शेयर में 8 रुपए और ये 12 रुपए और ये 16 रुपए की कमी कर दें तो जो इनका एक्चुअल अनुपात होता है 7:8:9 हो जाता है। ठीक है, क्या x माने जरूरी है? जैसा आप कहो, x मानना चाहो तो मान लो। इसका मतलब हुआ कि ये 8, 12 और 16 रुपए कम करने के बाद ये अनुपात हुआ, तो जो एक्चुअल होगा वो ये जोड़ के ये बनाएगा ना। मतलब जिनको देखने में अच्छा लगाना हो तो कुल मान लो रिमेनिंग रेशियो ये था, तो राजू का शेयर 7x, इसमें 8 जोड़ोगे तो एक्चुअल शेयर राजू का हो जाएगा ना, क्योंकि रिमेनिंग वाला है। 12 जोड़ोगे तो एक्चुअल हो जाएगा किसका? बाबू का। ये 16 जोड़ दोगे इतना, तो हम ये कह सकते हैं, देखो इतना 8, 7, 15 और 9 कितना हुआ? 24। 9, 8, 17 और 7 कितना हुआ? 24 हो गया ना। 15, 9, 24x, तो 24x रेशियो हुआ और सबको जोड़ो। 12, 8, 20 और 16 कितना होगा? 20, 16, 36। सबको जोड़ दोगे ना, 12, 8, 20 और 16 कितना हुआ? 20, 10, 30, 36 बराबर कितना हुआ? 6996। क्यों? क्योंकि भाई इनको घटाने के बाद ये शेयर था, पहले राजू बाबू से इसमें बांटा गया, लेकिन जो बांटा गया उसको कम करने के बाद रेशियो दिया, डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया। इसका मतलब इस रेशियो में जोड़ दोगे तो वैल्यू के बराबर हो जाएगा। 24x की वैल्यू कितना हुआ? आप कहोगे 36 घटा देंगे, घटा दो भाई, 0 हुआ। 9 में से 3 गया, 6, 3, 9, 6960। तो x बराबर क्या होगा भाई? 6960 ध्यान दें अपॉन 24। 24 दूना 48 ना। 6 से कट करें, क्यों इतना रगड़ा करें? 6 से करते ना। देखो 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छक 36 इतना। 4 से 4 दुनाई 8, 4 9 36 0। 290x की वैल्यू पूछा क्या जा रहा भाई? फाइंड द शेयर ऑफ बाबू। बाबू का शेयर 8x प्लस 12 है कि नहीं? x की वैल्यू 290। ध्यान दीजिएगा, बाबू का शेयर एक्चुअल शेयर पूछा जा रहा है, रिमेनिंग नहीं। 8x की वैल्यू 290 और रेशियो और प्लस 12, तो 0, 8 9 72, 8 2 16 और 7 कितना हुआ भाई? 23 हुआ। तो 2320 प्लस 12 कितना हो जाएगा सर? 2332 हो जाएगा। बाबू का शेयर 2332 है। हाँ हाँ हाँ, 2332, ऑप्शन नंबर डी बाबू शेयर। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो x नहीं भी मानते, रेशियो कर देते तब भी आ जाता। बस आप लोगों के समझने के लिए भाई, पहले हमारी आदत ऐसी पड़ी होती थी, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो एक्चुअल शेयर था उनमें से कम करने के बाद रेशियो, तो रेशियो बना लो भाई। रेशियो में वो जोड़ने के बाद एक्चुअल शेयर निकलेगा, तो जोड़ के बना लोगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। चलो अगला देखो, ये ध्यान से पढ़िएगा, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िएगा और फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। इत्मीनान से बताइए भाई, कोई जल्दबाजी नहीं। द वेट ऑफ 2 पर्सन राहुल और रुपेश, इस रेशियो में भाई राहुल और रुपेश का भार का अनुपात दिया है। रुपेश वेट इंक्रीज बाई 20%, ठीक है ना। एंड टोटल वेट ऑफ राहुल एंड रुपेश टुगेदर बिकम 135 kg with an increase of 25%. By what percent did he weight of राहुल increase? 2-3 तरीके सॉल्व करने के, ध्यान से समझिएगा। करा राहुल और रुपेश, राहुल और आपके रुपेश भैया हैं, ठीक है ना। इनका रेशियो 4:5 है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। रुपेश का वजन 20% बढ़ गया, ध्यान समझिएगा। अपने रुपेश भैया का वजन 20% बढ़ गया ना, ठीक है। राहुल और रुपेश का कुल वजन 25% की वृद्धि के साथ इतना, राहुल मतलब दोनों का भार 25% बढ़ गया, ठीक है। और ये भी कह रहा 25% दोनों का भार बढ़ा और इतना किलोग्राम बढ़ गया। एम गलती से कर दिया, इतना किलोग्राम बढ़ गया। तो राहुल का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा? ध्यान दीजिए, आपको एलिगेशन लगा दो ना। 2 लोग हैं, राहुल का वेट बढ़ा, रुपेश का वेट बढ़ा, ओवरऑल बढ़ा, मतलब पहले व्यक्ति का बढ़े, दूसरे का बढ़े, ओवरऑल बढ़े, तो एलिगेशन लगाते हैं ना। तो बिल्कुल भाई, हमें नहीं पता राहुल का x% बढ़ गया, रुपेश का 20%, ओवरऑल इतना, तो रेशियो कितना क्या होता है? यानी नंबर ऑफ जो रुपेश और राजू का एक्चुअल वेट का अनुपात आता है वो पहले दे दिया गया है। एक ही वैल्यू मिसिंग है, सॉल्व कर लो।
देखो एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। 25 से 20 कितना, तिरछा घटाते हैं तो 5% ना, 25 से 20 5 हुआ, यानी इससे घटा, इससे घटा, इसको x से कन्फर्म घटेगा, x माइनस 25। इनका रेशियो क्या होना चाहिए भाई, 4 और 5। ये रेशियो किसका, इनके वजन का रेशियो आता है, ये आता है। चाहे वैल्यू रख के पुट कर दो, चाहे डेसिमल्स में सॉल्व कर लो। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। आप ये करोगे ना, कुछ लोग चलो अच्छा लगे देखने में तो ये कर दीजिए। 5 अपान कितना, x माइनस 25 इक्वल टू कितना हुआ, 4 अपान 5 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 4x हुआ, देखो 4x बराबर कितना हुआ, 55, ध्यान दीजिएगा 55 और 2500 का 100, 125 हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा, हम डायरेक्टली कर देना। ये 25 हुआ और 2500 का 100, 125 हो जाएगा। तो 4x वैल्यू 125 हुआ, तो x कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x बराबर 125 डिवाइड बाई 4, तो 4 3 12, 4 एकम 4.25%, यानी 31.25%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बताओ कोई डाउट है? ये तो एलिगेशन से किया, बेसिक से भी कर सकते भाई। बताओ बेसिक से करें, आप कहो तो बेसिक से बता दें भाई, टफ नहीं है, बेसिक से भी ये सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई डाउट है? राहुल रुपेश का बढ़ा, एक का नहीं बढ़ा, ओवरऑल यहाँ नंबर दिया है तो सॉल्व कर लोगे। चलो बेसिक से बता दे रहे हैं, नहीं कुछ लोग कहेंगे सर बेसिक से आपने नहीं बताया, बेसिक चलो बता दे रहे हैं। ऐसे करोगे भाई, राहुल और रुपेश इतना है, तो राहुल का नहीं पता कितना बढ़ा, रुपेश का बढ़ गया कितना 20%, तो भाई 20 का मतलब 120 22 12 पंचे 60, ये 6 हो गया। अच्छा 5 4 9, राहुल और रुपेश का टोटल वेट 9 हो गया ना, राहुल का 4 और रुपेश का 5, कुल 9 हो गया। तो राहुल का 20% बढ़ गया, रुपेश का 20% बढ़ा, तो 5 से 6 हो गया। ओवरऑल कितना बढ़ा, 25%। आप बताओ 9 को 25% का मतलब 1.25, 125 2200, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 9 5 45, 9 5 45, 9 2 18 और 4 22, 2 9 1 9 2 11, 9 को 25% बढ़ा दोगे, 25 9 कितना हुआ 225, यानी 9 2 11.25 हो गया ओवरऑल। तो जब 6 के रुपेश का हो गया, दोनों मिलाकर इतना हो गया, तो बताओ राहुल कितना हुआ भाई, 6 घटा दोगे ना, तो 5.25 हो गया, 5.25 राहुल का हो गया। मतलब पहले राहुल ही एक्चुअल था, टोटल मिला के 9 हुआ भाई, रुपेश को बढ़ाकर इतना हुआ, ओवरऑल दोनों का बढ़ के इतना हो गया। अब दोनों का हो गया, रुपेश का हो गया, तो राहुल का पता हो गया भाई ना। अब राहुल का पता हो गया तो कहोगे सर राहुल पहले कितना था भाई, 4 था, बाद में कितना हुआ, ये हो गया, बढ़ा कितना परसेंट, यानी परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे, किसका परसेंटेज इंक्रीज, किसका, राहुल का। पहले 4 था, इतना हो गया 1.25 बढ़ा सर, किससे, 4 से इंटू 100। देखो वही तो हुआ ना, 125/4 ही तो हुआ, तो ये 100 से कट गया, 125/4 का मतलब कितना हुआ सर, जो अभी निकाले थे 31.25 हुआ सर। ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वही तरीका एलिगेशन लगाओ, जैसा आपको इजी लगे वैसा सॉल्व करिए, कंफ्यूजन नहीं करना बस। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, वेरी गुड। चलो इसको बताओगे, ये तो बताया अभी था ये क्वेश्चन, अच्छा दो बार हो गया भाई, सेम क्वेश्चन है, ये बताया था। चलो अगला देखो, इसको बताओ। जल्दी से आप लोग बताओ, पढ़ो ध्यान से। करा कि ट्रेन ट्रेवलिंग से 57 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन हाफ ऑफ इट्स लेंथ ट्रेवलिंग इट अपोजिट डायरेक्शन, इतना किलोमीटर 18 सेकंड, इट पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 1.2 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ध्यान समझिए क्या करा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ट्रेन जिस कंडीशन में जिसको पार करती है वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कह रहा है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा से गति से चलने वाली आधी लंबाई की ट्रेन, मतलब सबसे पहले एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा आधी, तो एक ट्रेन है हमने बना लिया, दूसरी ट्रेन आधी कर दें। एक ट्रेन ये 57 किलोमीटर पर आवर है, जो कह रहा है अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन आ रही है, आधी लंबाई की, अगर ये L मीटर होगी ये L/2, या L होगी ये 2L होगी, बात बराबर है ना। मतलब इसका आधा, चाहे हाफ करो, L का हाफ L कर दो, या X का हाफ X कर दो, या जो है ये X मानो ये डबल कर दो, जो आसानी सॉल्व हो जाए वो करो। लंबाई को पार करने में 18 सेकंड लेती, भाई टाइम दिया है, एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लेती है, वेरी गुड। और एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में पार करती है,
तो 1.2 मिनट में पार करती प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आप लोग कितना आसानी से बता सकते हो। तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में, यहां से तो क्या मिल जाएगा भाई, दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं, हमें लंबाइयां नहीं पता है, अपोजिट डायरेक्शन में पार करती, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। 57 और 33 का मतलब कितना हुआ, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में, और एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती, इसका मतलब दोनों की लंबाइयों के सम के बराबर दूरी, यानी 3L की वैल्यू ये है। तो 18 पंचे 90 ये हो गया, यहाँ से 3 से 3 छक 18 और 25 छक्का 150। तो एक चीज ध्यान दें, यानी L की वैल्यू कितना आ गई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 150 मीटर। बता कोई डाउट है। हमें पता है ये दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, उनके सम के बराबर दूरी जाएंगी, दोनों की स्पीडें जुड़ जाएंगी। टाइम दिया है तो भाई चाल दिया और समय दिया, मल्टीप्लाई कर दो, दूरी आ गई। दूरी का मतलब दोनों ट्रेन की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। L + 2L 3L की वैल्यू दिया, चाल इंटू समय, मीटर में आ गया 150 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन चेंज करा कि भाई ठीक है, लंबाई आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। अब यही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी 1.2 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक चीज ध्यान दो, ट्रेन की लंबाई पता हो गया, हमें पता भाई अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, आप बताओ कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो भाई ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी। तो ट्रेन की लंबाई तो हमें 150 पता हो गया ना, ट्रेन की लंबाई पता हो गया। और इट पासेस अ रेलवे 1.2 मिनट, अब पूरा टाइम दिया है 1.2 मिनट्स का मतलब 1.2 मिनट्स। तो 1/2 मिनट को 60 से गुणा कर दो ना, 60 से गुणा करने का मतलब कितना हुआ, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो 12 छक 72 ना, 72 सेकंड बोल सकते हैं ना। देखो एक डेसिमल्स कट गया, 1 मिनट में 60 सेकंड हुए, 12 छक 72 सेकंड हुआ भाई। तो आपको पता है ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी जाएगी ना, P + 150। ट्रेन की चाल कितनी है भाई, 57 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो यही मानोगे ना, वो तो दूसरी ट्रेन की चाल थी। तो भाई 5/18 से गुणा करोगे मीटर पर सेकंड, और कितने समय में, 72 सेकंड में। तो 18 चौक 72 ना, 5 चौक 20, 20 57 का दोगुना कितना, 114। 1140, तो प्लेटफॉर्म 1140 में से 150 घटा दोगे आप, 1140 में से 150 घटाओगे कितना आ जाएगा बताओ, कोई डाउट है। यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को इतने मीटर पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दोगे भाई, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 चौक 72 हुआ, 5 चौक 20 हुआ, 1140, प्लेटफॉर्म घटा दोगे तो 0 हुआ, 14 में 5 गया 9, 5 14 हुआ, और 10 में से 1 गया 9, 990। प्लेटफॉर्म की लंबाई 990, जो कि किसी में नहीं, नॉट में है भाई। बताओ, हम तरीके को फॉलो करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहां से ट्रेन की लंबाई आ गई, अब ट्रेन की लंबाई होगी तो भाई प्लेटफॉर्म को 1.2 सेकंड में पार करने में कितना समय लगेगा बता दोगे, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड। अभी है क्वेश्चन भाई? नहीं, बस दिस लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 2/3 हिस्सा 5% के लाभ पर, शेष 2% की हानि पर बेचा गया, कुल लाभ 400 का था, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा बेच दिया गया, बचा 1/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा 5% के लाभ पर बेचा गया, यानी और शेष यानी 1/3 को 2% हानि पर बेचा गया, 2% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ इतना था। तो भाई ओवरऑल हम परसेंट में प्रॉफिट भी बता सकते हैं। अगर हम बोल दें 2/3 1/3 का भाग कितना, रेशियो 2:3, मतलब 2 भाग को 5% लाभ पर और 1 भाग को बेचा गया 2% हानि पर। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं पता है। मान लो कुल लाभ X% का था, ये प्लस में आएगा, कंफर्म है। तो क्योंकि लाभ बोला गया ना, तो क्या करोगे भाई, 5 में से 2 घटा दोगे ना, 5 ज्यादा होगा, नहीं इसमें से घटाओगे, हाँ 5, इसका मतलब ये माइनस है, 1 से कम ज्यादा होगी तो डेफिनेट 5 में से X घटाओगे ना, और यहां से X में से माइनस घटाओगे तो X + 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग कहोगे सर इसका रेशियो 2:1 होगा, तो कर दो, देखो X - 2/5 - X, एलिगेशन लगा देंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं, कहोगे कि सर दूसरा तरीका क्यों नहीं बता रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं। 10 - 2X हुआ, ये इधर आएगा 3X हुआ, तो 3X की वैल्यू कितना हुआ, यहां से 12 हुआ, तो X की वैल्यू कितना हुआ, 4%, यानी 4% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। आप बताओ
ओवरऑल 4% का 2/3 इतना, तो 4% था तो वस्तु का लागत मूल्य, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, टोटल प्रॉफिट। अब 4% कुल लाभ हुआ, तो आप कहोगे कि कुल लाभ हुआ तो 4% की वैल्यू कितना हुआ, इतना था 10, एक लाइन में आ गया भाई। ओवरऑल 4% की वैल्यू कितना था, 4% की वैल्यू 400 था, एक की वैल्यू कितना होता 100 था, तो लागत मूल्य दोनों की 100 की वैल्यू, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ज्यादा आसान है कि वो पहला वाला आसान था, जैसा आप लोग कहो। हमें भी कह सकते हैं 2 का 5% और इसका ये परसेंट बराबर ओवरऑल 400, तब भी एक सी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, जब ओवरऑल प्रॉफिट आ गया तो ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट की वैल्यू दिया है तो 100 सीपी होगी, 100 निकाल लोगे लागत मूल्य। ये ज्यादा आसान है ना, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और नहीं होगा तो भाई आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन इसी लेवल के रहते हैं। यूपी पुलिस एसएससी जीडी का लगभग लेवल सेम रहता है। तो आई होप आप लोग आज सेशन को एंजॉय किए होंगे। बाकी कोई सजेशन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तब तक के लिए भाई अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।